हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज मैं पूर्वोत्तर पहाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख पहाड़ियां हैं, मणिपुर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, म्यांमार और इंडिया के बीच में कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां हैं। इसके अलावा प्रमुख प्रमुख पठारों के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में हम हिमालय के बारे में विस्तृत चर्चा किए थे कि आपका समांतर रूप से हिमालय का बंटवारा किस तरह से किया गया है, ट्रांस हिमालय क्या है, लघु हिमालय क्या है, बृहद हिमालय की विशेषता क्या है, शिवालिक क्या है, ये सब का विस्तार किस किस राज्यों में है, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियों के बारे में और फिर प्रमुख प्रमुख पठारों के बारे में। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हिमालय के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल जी के हवाई रामलीला सर पर जाएं और प्लेलिस्ट बना हुआ है भारत का भूगोल के नाम से, वहां पर आपका भारत के भौतिक स्वरूप के अधीन पहला लेक्चर डाला गया है। इससे पहले उसमें हिमालय के बारे में बताया गया है। आइए बिना देर किए हुए हम पूर्वोत्तर राज्यों की प्रमुख प्रमुख पहाड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ। दोस्तों, आप पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और आपका जो रिस्पॉन्स है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको ये वीडियो किस तरह से प्रभावित किया है। ठीक है, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों जो प्रमुख प्रमुख पहाड़ियां हैं जिसमें से है डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। इसका क्रम भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कैसे ध्यान रखेंगे, आगे मैं मानचित्र के माध्यम से हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये सब जो दोस्तों प्रमुख प्रमुख पहाड़ियां हैं ये नाम स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। डाफला जनजाति भी है और पहाड़ी का भी नाम है ना। जनजाति के नाम पर ही पहाड़ी का नाम दिया गया है। क्या क्या नाम है दोस्तों? तो नाम है आपका डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। क्वेश्चन पूछ देगा कि अबोर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। या फिर कह देगा कि मिसमी जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। आइए हम लोग इसको मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सा आपका पर्वत पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो 7 सिस्टर है ये क्या है, पूर्वोत्तर राज्य इसे ही कहा जाता है। इतना जो ये जो भाग दिख रहा है दोस्तों ये आपका 7 सिस्टर का हिस्सा है। कौन कौन है दोस्तों? तो आपका असम है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर यहाँ पर नागालैंड है ना, अरुण, नाग, मणि, मिजो, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम। यहाँ पर आप मेघालय चले जाएंगे और ये त्रिपुरा हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 और असम 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूर्वोत्तर राज्य है। तो पूर्वोत्तर राज्य के पहाड़ियों में हम लोग पढ़ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, जो हमारे देश के सबसे आपका पूर्वी राज्य है। कौन? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 4 प्रमुख पहाड़ियां दोस्तों, चारों का क्रम अगर आप देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, ये जो दिख रहा है दोस्तों डाफला हिल्स, हिल्स का मतलब पहाड़ियां। डाफला है, फिर मीरी है, फिर अबोर है, फिर मिसमी है। ये क्रम भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। सबसे इधर पश्चिमी छोर पे आपका डफला है, फिर मीरी है, फिर अबोर है, फिर मिसमी है। इनके सबसे अगर पूर्वी की ओर देखेंगे तो मिसमी पहाड़ियां हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी किस राज्य की पहाड़ियां हैं, तो अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं। कभी कभी सिविल सर्विसेज के एग्जामों में दोस्तों आप इसका क्रम भी पूछ दिया जाता है कि डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी को पश्चिम से पूर्व की ओर अरेंज करें या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर अरेंज करें, या फिर आपको मीरी और अबोर, मिसमी को उत्तर दक्षिण के रूप में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर हम देखने की बात करें दोस्तों पटकाई गुम भी है जो कि यहाँ पर नागालैंड के पास है। नागा हिल्स भी है ना, बरेल की पहाड़ियां है, मिकिर की पहाड़ियां असम में है। ठीक है, फिर यहाँ पर मेघालय में जो पहाड़ी है दोस्तों 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतियां। इसका क्रम भी पूछा जाता है दोस्तों। ये जो क्रम है दोस्तों आपका पश्चिम से पूर्व की ओर की क्रम है, गारो, खासी और जयंतियां। ये मेघालय की प्रमुख पहाड़ियां हैं। इसके अलावा मिजो हिल्स यानी कि मिजो पहाड़ियां मिजोरम में है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे और चर्चा करेंगे और फिर से मैं इस मैप को यहाँ पर लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये जो 4 पहाड़ियां हैं प्रमुख अरुणाचल प्रदेश का, आप मैप में अगर देख पा रहे होंगे तो कौन है, डाफला, मीरी, अबोर और यहाँ पर मिसमी है। ठीक है, अपने मैप के द्वारा इसे देखने का प्रयास किया। फिर अगर हम बात करें दोस्तों भारत और म्यांमार सीमा की पहाड़ियों के बारे में, आपको पता होगा दोस्तों कि ये हमारा इंडिया है। ये हमारा कौन है दोस्तों? ये इंडिया है ना, चक दे इंडिया। ये आपका हमारा पूर्वोत्तर इंडिया है, नहीं पूर्वोत्तर भारत है। और यहाँ पर जो दोस्तों देखेंगे कि किसकी सीमा लगती है, तो म्यांमार के साथ सीमा लगती है। उसके बाद में इधर चाइना है। ठीक है, तो इधर जो म्यांमार की सीमा पर है दोस्तों वो कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो आपका यहाँ पर देखिए
क्या क्या पहाड़ी दोस्तों? पटकाई बुम, अभी आपको दिखाए थे अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बुम की पहाड़ियां हैं, ये पटकाई बुम है, नागा हिल्स है। फिर यहाँ पर देखने की प्रयास करेंगे दोस्तों तो आपका लुसाई है, लेमाटोल की पहाड़ियां हैं जो मणिपुर में है, नागा हिल्स आपका नागालैंड में है, मिजो पहाड़ियां मिजोरम में है। यानी यहाँ पर अगर देखें तो इंडिया और म्यांमार के बीच में कौन कौन सी पहाड़ी आ जाती है दोस्तों? पटकाई बुम्स, नागा हिल्स, लुसाई छोड़ दिया गया है, ठीक है, लेमाटोल भी कहते हैं, मिजो पहाड़ियां, ये सब इंडिया और म्यांमार की सीमाओं की पर की पहाड़ियां हैं, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में कुछ अन्य फैक्ट के बारे में देखते हैं दोस्तों। कहता है लेमाटोल के पश्चिम स्थित बरेल की पहाड़ियां असम में है। खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग एवं चेरापूंजी स्थित है। मेघालय में पश्चिम से पूर्व क्रम है दोस्तों गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां, इनके नाम भी स्थानीय जनजातियों पर आधारित है। अभी आप लोगों को दिखाए थे दोस्तों, यहाँ पर आपको बताए थे कि लेमाटोल की पहाड़ी है। लेमाटोल की पहाड़ी के कहता है दोस्तों कि आपका ये उत्तर पूर्व है ना, उत्तर पश्चिम की ओर ये मिकिर की पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये देखिए मिकिर की पहाड़ी असम में है, ठीक है, बरेल की पहाड़ी यहाँ पर बरेल रेंज है, बरेल की पहाड़ियां हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मेघालय की राजधानी शिलोंग है ये किस पहाड़ी पर है? तो खासी पहाड़ी पर है, ठीक है। और ये जो दोस्तों पश्चिम से पूर्व की क्रम है दोस्तों, जिसका क्रम है गारो, खासी और जयंतिया। मेघालय की राजधानी जो है दोस्तों ये खासी पहाड़ी पर है। इसके अलावा आपको पता होगा दोस्तों कि पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है? तो चेरापूंजी में होती है। चेरापूंजी कहाँ है दोस्तों? तो मेघालय में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? मेघालय में स्थित है। और भी किस पहाड़ी पर होती है? तो खासी पहाड़ी पर होती है, ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, वही यहाँ पर लिखा गया है। अब हम लोग कुछ पठार के बारे में चर्चा करते हैं। वो पठार क्या है दोस्तों? जो अभी आपने देखा था कि गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी जो देखे थे उससे मिलाकर ही क्या कहा जाता है दोस्तों? शिलोंग का पठार कहा जाता है। तो शिलोंग का पठार क्या है दोस्तों? गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियों को ही मिलाकर क्या कहा जाता है दोस्तों? शिलोंग का पठार कहा जाता है। ये जो शिलोंग का पठार है दोस्तों ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जो हिस्सा है दोस्तों ये प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का हिस्सा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि पूर्वोत्तर भारत में जो मेघालय की 3 पहाड़ियां हैं दोस्तों गारो, खासी और जयंतिया, ये क्या हिमालय की हिस्सा है? बिल्कुल नहीं, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, जबकि ये प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारतीय पठार किसको कहते हैं दोस्तों? अगर मैप यहाँ, हाँ, ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा दिखता है, ये जो त्रिभुजाकार आकार का, यही कहलाता है आपका प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र, ठीक है। इसी का विस्तार यहाँ पर है दोस्तों गारो, खासी, जयंतिया के रूप में। इसे ही सम्मिलित रूप से शिलोंग का पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, शिलोंग का पठार कहते हैं, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ना कि ये आपका हिमालय का हिस्सा है। हाँ, कहता है दोस्तों ये जो शिलोंग का पठार है उसके उत्तर पूर्व में असम राज्य में रेगमा और मिकिर की पहाड़ियां पाई जाती है। अभी आपको मिकिर की पहाड़ी दिखाए थे, रेगमा की पहाड़ी दिखाए थे, ये ध्यान में रखिएगा। तो गारो, खासी, जयंतिया किसका हिस्सा है दोस्तों? प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का हिस्सा है, हिमालय की नहीं। अब हम लोग एक प्रमुख पहाड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों, अरावली की पहाड़ियां, जो वर्तमान परिस्थिति में हाईलाइट भी रहा है, ठीक है। अरावली की पहाड़ियां दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखेंगे राजस्थान राज्य में स्थित है दोस्तों। ये राजस्थान राज्य में स्थित मुख्य रूप से है, लेकिन इसका विस्तार गुजरात के आपका उत्तरी सीमा से भी लगता है। गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, और फिर ये राजस्थान से विस्तार होते हुए दिल्ली तक में पहुंचा है, दिल्ली तक में रायसीना हिल्स के रूप में, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा विस्तार आपका राजस्थान राज्य में, इसीलिए इसको कह दिया जाता है कि अरावली की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी होती है। किस काल की चट्टान है दोस्तों? तो प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी होती है। अब ये कहेंगे सर ये सब काल क्या होता है? इसके बारे में हम लोग विश्व भूगोल के अंतर्गत चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पुरानी चट्टानें किससे बनी हुई है? कौन सी पहाड़ियां? अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों आपका माउंट आबू की चोटी है, या फिर इसी को गुरु शिखर कहते हैं, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1722 मीटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अरावली की पहाड़ियां मुख्य रूप से कहाँ है दोस्तों? तो राजस्थान में राज्य में स्थित है, ठीक है। ये सबसे पुरानी चट्टानों से मिलकर बनी है। तो किस काल की चट्टान से बनी है दोस्तों? तो प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से मिलकर बनी है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, अर्थात माउंट आबू भी इसे कहा जाता है। इस अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम से दोस्तों लूनी नदी निकलती है। मान लिया जाए कि दोस्तों ये अरावली पहाड़ी है, ये हो गया आपका पूर्वी हिस्सा, ये हो गया पश्चिमी हिस्सा। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? तो लूनी नदी निकलती है, और यह एक ऐसी नदी है दोस्तों जो कच्छ किरण में ही गायब हो जाती है। कच्छ किरण कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है, ठीक है, कच्छ किरण में ही गायब हो जाती है।
पूर्व की ओर से एक नदी निकलती है दोस्तों, जिसका नाम है बनास की नदी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अरावली के पूर्व की ओर से बनास की नदी और पश्चिम की ओर से लूनी नदी निकलती है। और लूनी नदी दोस्तों कच्छ के रण में ही लुप्त हो जाती है। ठीक है, और जो नदी जमीन में ही लुप्त हो जाती है दोस्तों, उसे क्षणिक या लुप्त नदी के नाम से जानते हैं। इसी को इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं इफेमेरल रिवर। क्या कहते हैं दोस्तों? इफेमेरल रिवर के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, वह कौन सी नदी है जो कि जमीन में ही लुप्त हो जाती है? वो लूनी नदी है। कहाँ से निकलती है? अरावली के पश्चिमी ओर से निकलती है, जबकि पूर्व की ओर से आपका बनास नदी निकलती है। ठीक है, ये अरावली पहाड़ियों से संबंधित फैक्ट है। अगर हम अरावली पहाड़ी की विस्तार की बात करें दोस्तों, तो ये देखिए अरावली पहाड़ी है, ये आपका अरावली रेंज है। ठीक है, ये अरावली रेंज है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, जिसकी लंबाई कितना है दोस्तों? 1722 मीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला फैक्ट, फिर मानचित्र पर मैं लौटूंगा फिर से। अब हम लोग देखते हैं मालवा का पठार क्या है। मालवा का पठार दोस्तों, इसका विस्तार मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है। ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। यहाँ से चंबल और बेतवा नदी निकलती है। ठीक है, तो ये जो मालवा का पठार, यहाँ से कौन कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? चंबल और बेतवा नदी निकलती है। जबकि अभी आपने देखा था कि अरावली पहाड़ियों से दो नदी निकलती है, एक लूनी नदी और एक बनास नदी निकलती है। वही मालवा के पठार से दोस्तों दो नदी चंबल और बेतवा नदी निकलती है। आगे हम लोग नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे स्पेशल, तो नदी की ये सब की चर्चा करेंगे और फिर वहां पर मैं बताऊंगा कि पठारी पढ़ाते समय या पहाड़ियों के पढ़ाते समय इसका जिक्र किया गया था। तो मालवा का पठार कहाँ है दोस्तों? कहाँ कहाँ विस्तार है इसका? तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में विस्तार है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग विंध्याचल का पठार के बारे में जानते हैं। विंध्याचल का पठार कहाँ है? तो कहता है दोस्तों, विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है। यह परतदार चट्टानों से बना होता है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर आप मैप देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो ये विंध्याचल पर्वतमाला है, ये पूरे भारत को दो भागों में बांटने का कार्य करता है। वही यहाँ लिखता है कि पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ये देखिए ऊपर वाला उत्तर भारत, ये हो जाएगा आपका दक्षिण भारत। ठीक है, तो कहता है दोस्तों कि ये विंध्याचल पर्वत से, कहता है अमरकंटक विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची जगह मानी जाती है। यानी विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची जगह किसको माना जाता है? अमरकंटक को माना जाता है। इसका विस्तार झारखंड, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं। ये हो गया विंध्याचल। मैकाल का पठार, मैकाल का पठार का विस्तार कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। मैकाल का पठार कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ की सर्वोच्च चोटी दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों कितना है? 1036 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की पहाड़ी है। कौन सी दोस्तों? मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की पहाड़ी है, जिसकी लंबाई दोस्तों अमरकंटक ऊंचाई 1036 मीटर है। यह पुरानी चट्टानों का एक ब्लॉक पर्वत है। अब आप कहेंगे सर ये ब्लॉक पर्वत क्या होता है? तो ये दोस्तों पर्वत के कई प्रकार होते हैं दोस्तों। इस पर्वत के कितने प्रकार होते हैं, ये सब की विशेष चर्चा हम लोग विश्व भूगोल के दौरान करेंगे। ठीक है, यहाँ से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? यानी कि अमरकंटक या मैकाल की पहाड़ियों से कौन कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? तो पश्चिम से, मान लिया जाए कि यहाँ पर ये मैकाल का पठार है। किसका पठार है दोस्तों? ये मैकाल का पठार है। मान लिया जाए कि ये बना लेता हूँ, ये मैकाल का पठार है। मैकाल का पठार कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है। मैकाल की पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ये मान लिया जाए कि ये मैकाल का पठार है। ठीक है, ये आपका मैकाल का पठार है। ये फिर से बन जाओ ये मैकाल का पठार है। ये किसका पठार है दोस्तों? मैकाल का पठार है। अब इससे नदियां निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? नदी निकालेंगे। नदी में देखा जाए दोस्तों तो ये पूर्वी भाग हो जाएगा, ये पश्चिमी भाग है। पश्चिमी भाग से एक नदी निकलती दोस्तों, उसका नाम क्या है दोस्तों? नर्मदा नदी। पश्चिम भाग से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? नर्मदा नदी निकलती है। पश्चिम भाग से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम भाग से। उत्तर से बात करें दोस्तों तो उत्तर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दोस्तों सोन नदी। सोन नदी। फिर बात करें दोस्तों अगर दक्षिण से, तो दक्षिण से कौन सी नदी निकलती है? तो दक्षिण से निकलती दोस्तों महानदी। दक्षिण से कौन नदी निकलती दोस्तों? महानदी निकलती है। दक्षिण से महानदी निकलती है। यहाँ से 3 नदी निकल रही है दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा आपका अमरकंटक भी आपको दे सकता है, क्योंकि इसकी सबसे छोटी दोस्तों क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी है। ठीक है, तो मैकाल पर्वत से 3 ये आपका नदियां निकलती है। उत्तर से सोन नदी निकलती है ना।
उत्तर से सोन नदी, पश्चिम से नर्मदा नदी और दक्षिण से महानदी। ये 3 प्रमुख नदियां निकलती दोस्तों। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। अधिकांश नदियां दोस्तों पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और आपका अरब सागर की खंभात की खाड़ी में जाकर ये अपना मुहाना बनाती है। ये सब की चर्चा हम लोग नदी वाले चैप्टर में विशेष तरह से करेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि मैकाल पठार कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? अमरकंटक की पर्वत है। यह सबसे पुरानी चट्टानों का ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी। यहाँ से कितनी नदियां निकलती है दोस्तों? 3 नदियां निकलती है। उत्तर से सोन नदी निकलती है, पश्चिम से नर्मदा नदी निकलती है, वहीं हम अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण से आपका महानदी निकलती है। और नदियों के बारे में विशेष चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अगर संभव हो तो इस सबका स्क्रीनशॉट लेकर रखें और हमेशा आप ध्यान में रखें। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। छोटा नागपुर के पठार के बारे में चर्चा करते हैं कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ है। छोटा नागपुर का पठार दोस्तों झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है दोस्तों? झारखंड में स्थित है। यह संप्राय मैदान का उदाहरण है। अभी तक आप लोगों ने देखा कुछ पर्वत का उदाहरण था, लेकिन ये जो दोस्तों आपका संप्राय मैदान का उदाहरण है। इसे भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। रूर नामक जगह दोस्तों आपका रूर जो क्षेत्र है दोस्तों, ये आपका जर्मनी का क्षेत्र है। जर्मनी में एक जगह है रूर, जो कि आपका कोयला और इस्पात के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है, यानी कोयले के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। कौन? जर्मनी का रूर। ठीक है, इसीलिए ये जो आपका छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होगा कि कोयले का बहुत ज्यादा भंडार है आपका झारखंड में, इसीलिए इसे भारत का रूर क्षेत्र कहा दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहता है भारत का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर क्षेत्र दोस्तों छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। ये संप्राय मैदान का एरिया है। रूर कहाँ का क्षेत्र है दोस्तों? तो ये जर्मनी का एक क्षेत्र है, जहाँ पर कि कोयला और आपका इस्पात के लिए महत्वपूर्ण एरिया है। यह दोस्तों कहता है कि क्यों कहा जाता है? क्योंकि खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। ठीक है, और रूर क्षेत्र जर्मनी का भी खनिज की दृष्टि से आपका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसीलिए भारत का रूर क्षेत्र कहा दिया जाता है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों सतपुड़ा की पहाड़ियों के बारे में कि सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो ज्वालामुखी चट्टानों से किया गया है। सतपुड़ा पहाड़ियों का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? तो ज्वालामुखी चट्टान से होती है। कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों धूपगढ़ की चोटी है, जिसकी लंबाई 1350 मीटर है। सबका किसी न किसी तरह से दोस्तों चोटी पूछ दिया जाता है, सर्वोच्च चोटी या सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ठीक है, तो धूपगढ़ जो किसका सबसे सर्वोच्च चोटी दोस्तों सतपुड़ा पहाड़ी की है, जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव पर्वत पर ये स्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। पूर्वी भाग से दोस्तों ताप्ती नदी निकलती है। सतपुड़ा पहाड़ी के पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? ये ताप्ती नदी निकलती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग जानेंगे दक्कन का पठार के बारे में। दक्कन का पठार कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। दक्कन का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसका लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है और इसका निर्माण किस चट्टान से होती है? तो ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान से की जाती है। ठीक है, दक्कन के पठार का निर्माण किसे किया जाता है दोस्तों? ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान के द्वारा किया जाता है। इसकी प्रसिद्धि किसके लिए है दोस्तों? ये काली मिट्टी का क्षेत्र है ना। दक्कन का पठार में किस मिट्टी का प्रभाव है दोस्तों? काली मिट्टी का प्रभाव है। और आगे जब हम लोग फसल के बारे में पढ़ेंगे तो काली मिट्टी जहां जहां पाया जाएगा दोस्तों, वहां पर कपास की खेती पुरजोर मात्रा में होती है। यही कारण है कि कपास की खेती सबसे ज्यादा आपका महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में होती है, क्योंकि ये जो दक्कन के पठार के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इसके पूर्वी भाग को विदर्भ के नाम से जानते हैं। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? विदर्भ के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्व में भी इसका विस्तार है। इसकी आकृति की बात करें दोस्तों दक्कन के पठार का, तो ये त्रिभुजाकार भूभाग का होता है। कैसा होता है दोस्तों? त्रिभुजाकार भूभाग का होता है। पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर ये क्या होता है? ढाल होता है। पश्चिम में ऊंचा होता है, पूर्व की ओर क्या होता है? ढाल होता है। किसका? दक्कन के पठार का। फिर अगर हम बात करें दोस्तों धारवाड़ का पठार का, तो धारवाड़ का पठार आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। धारवाड़ का पठार कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण किस चट्टान से होती है दोस्तों? तो परिवर्तित चट्टान से होती है। धारवाड़ पठार की निर्माण किससे होती है? परिवर्तित चट्टान से होती है। इसके पश्चिमी भाग में दोस्तों बाबा बुदन की पहाड़ी है और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। बाबा बुदन की पहाड़ी पर ही दोस्तों कॉफी की खेती की जाती है ना। पहली बार भारत में कॉफी की खेती बाबा बुदन की पहाड़ी पर ही किया गया था। ठीक है, इसीलिए ये जो बाबा बुदन की पहाड़ी दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में ही स्थित है ना। कर्नाटक राज्य में ही, क्यों? ये जो धारवाड़ का पठार है कर्नाटक में ही है। इसीलिए आप सुनते होंगे कि भारत में सबसे ज्यादा कॉफी किस राज्य में उगाया जाता है? तो कर्नाटक में उगाई जाती है। किस पहाड़ी पर दोस्तों उगाई जाती है? तो बाबा बुदन की पहाड़ियों पर उगाई जाती है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे।
अब हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों आपका पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो कल हम लोग पढ़े थे हिमाद्री, ठीक है। हिमाद्री किसको कह रहे थे दोस्तों? तो ये बृहद हिमालय को कह रहे थे। बृहद हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, जबकि पश्चिमी घाट के पर्वत को दोस्तों सह्याद्री के नाम से जानते हैं। बहुत ज्यादा नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी विस्तार की बात करें दोस्तों तो ये ताप्ती नदी की मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक का विस्तार है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये ताप्ती नदी कहाँ से गुजरती है? ताप्ती नदी दोस्तों लगभग ये आपका गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर, ये गुजरात के आसपास से गुजरती है ताप्ती नदी, और कन्याकुमारी कहाँ तक दोस्तों? तमिलनाडु के एरिया तक है। आगे हम अभी मैप के माध्यम से समझाएंगे कि कहाँ कहाँ से है। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपका पश्चिमी घाट का दिखाया जा रहा है भाग, ये जो यहाँ से यहाँ तक का भाग है दोस्तों, ये जो पश्चिमी घाट का एरिया है, ठीक है। ये अरे रुक जा, यहाँ से जो यहाँ तक की भाग है दोस्तों, ये पश्चिमी घाट का भाग है। और ये जो टूटा टूटा सा दिख रहा है, ये आपका पूर्वी घाट का भाग है। ये सतत रूप से फैला हुआ है, ये बिखरा हुआ फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कई नदियाँ इसे अपरदित कर देता है। ये सबसे ऊंचे भाग है। पूर्वी घाट से ज्यादा पश्चिमी घाट का विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक का इसका विस्तार है। किसका? आपका पश्चिमी घाट रेंज का है, ठीक है। वही यहाँ पर लिखता है। क्वेश्चन पूछा है पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ है दोस्तों? तो ये ताप्ती नदी से लेकर के ताप्ती नदी के मुहाना उस क्षेत्र को कहते थे तो जहाँ पर की नदियां अपना सारा जल जहाँ पर गिराती है, उसे हम लोग ये आपका ये मुहाना के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी अगर लंबाई की बात करें दोस्तों तो ये 1600 किलोमीटर लंबा है। कितने किलोमीटर लंबा है दोस्तों? 1600 किलोमीटर लंबा है। और औसत ऊंचाई दोस्तों 1200 मीटर है। ऊंचाई मीटर में देखा जाता है दोस्तों, और लंबाई किलोमीटर में। तो पश्चिमी घाट का विस्तार कितना है, लंबाई कितना है दोस्तों? 1600 किलोमीटर। और औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 1200 मीटर है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचाई बढ़ती जाती है। उत्तर से दक्षिण, ऊपर में उत्तर रहता है दोस्तों। जब आप मैप पढ़ रहे होंगे तो हाँ, आपको सबसे पहले दिशा का ज्ञान ही बताया गया था, ठीक है। जब हम ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे जिस दिन, उसी दिन भी चर्चा किए थे। ये दोस्तों आपका उत्तर हो जाता है। उत्तर से अगर आप दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई क्या होती जाती है दोस्तों? ये बढ़ती जाती है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गुजरात के सौराष्ट्र में दोस्तों गिर की पहाड़ियां हैं। गुजरात के सौराष्ट्र में क्या कौन सी पहाड़ी दोस्तों? गिर की पहाड़ियां हैं, जो एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले तो गिर की पहाड़ी है कहाँ? तो गुजरात में है। गुजरात के कौन से एरिया में? सौराष्ट्र के एरिया में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट को दोस्तों सह्याद्री भी कहा जाता है, अभी चर्चा किए हैं, ठीक है। इसे दोस्तों एक अक्षांश रेखा है दोस्तों, जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। इसे दो भागों में बांटती है, ठीक है। गोवा के पास सह्याद्री को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सह्याद्री या फिर पश्चिमी घाट को दो भागों में कौन बांटती है? तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बांटती है, ठीक है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बांटती है। अगर आप देखने का प्रयास करें दोस्तों तो यहाँ पर आपका गोवा है, यहीं पर 16 डिग्री। आपको पता होगा कि हमारे देश का जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट तक का विस्तार है। वहीं यहाँ पर बात करें गोवा के पास में, तो गोवा के पास 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश आ जाता है। ये जो है आपका पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटती है। वो ये ऊपर वाला कहा जाएगा उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाला कहा जाएगा दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। ये भाग ये मत समझिएगा कि ये आपका है आपका ये पश्चिमी घाट, ये तो आपका पठारी एरिया को दर्शा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो इस तरह से ये जो खींचा गया है दोस्तों, ये आपका क्या है? आपका पश्चिमी घाट है। और ये जो सतत रूप से है ये आपका पूर्वी घाट है, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों उत्तरी सह्याद्री की, तो उत्तरी सह्याद्री का निर्माण दोस्तों बेसाल्ट लावा चट्टान से हुई है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री की बात करें दोस्तों तो ग्रेनाइट एवं नीस जैसे चट्टानों से की गई है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी उत्तरी सह्याद्री के कलसुबाई की चोटी है, जो 1664 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। वहीं दक्षिणी सह्याद्री की बात करें दोस्तों तो कुद्रेमुख की चोटी है, जो 1892 मीटर ऊंचा है। और महाबालेश्वर की जो चोटी है दोस्तों उत्तरी सह्याद्री की प्रमुख चोटी है महाबालेश्वर से एक प्रमुख नदियां निकलती है दोस्तों, जिसका नाम है कृष्णा नदी। आगे चर्चा करेंगे ये सब के बारे में। अगर इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो संपूर्ण पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मेरे ख्याल से कुद्रेमुख की चोटी होनी चाहिए, जो 1892 मीटर है, ठीक है। महाबालेश्वर किसकी चोटी दोस्तों? उत्तरी सह्याद्री की प्रमुख चोटी है। महाबालेश्वर के प्रमुख पॉइंट की बात करें दोस्तों तो इसमें कौन कौन से पॉइंट है दोस्तों? विल्सन की पॉइंट है, आर्थर सीट पॉइंट है दोस्तों, आर्थर सीट पॉइंट है। वहीं नीडल हॉल पॉइंट भी यहाँ पर स्थित है महाबालेश्वर में।
महाबलेश्वर से निकलने वाली प्रमुख नदी की चर्चा हम लोग कर लिए थे। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की श्रेणी से निकलती है। वहीं कृष्णा है, सावित्री है, वेन्ना है, गायत्री है, कोयना है। ठीक है, अगर हम लोग देखने का प्रयास करें सावित्री और गायत्री, ये तो ऐसे भी याद रख जाएगा, सावित्री और गायत्री। फिर कौन आ जाएगा? वेन्ना और कोयना, ये तो ध्यान में रखना है। दोनों ये जो चार नाम है दोस्तों लगभग सिमिलरिटी दर्शाया गया है इसमें, है ना। सावित्री गायत्री ये कहाँ से निकलती है? महाबालेश्वर से। वेन्ना और कोयना भी कहाँ से निकलती है? महाबालेश्वर से। महाबालेश्वर से कृष्णा नदी भी निकलती है। आप ऐसे भी ध्यान रखें, महान आदमी कौन? कृष्णा जी। ठीक है, तो ये चार नदियां कहाँ से निकलती है दोस्तों? महाबालेश्वर की नदियों से निकलती है। कौन कौन? सावित्री, गायत्री, वेन्ना और कोयना, और फिर एक नदी कौन है? कृष्णा नदी। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। कुछ दर्रों के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन से दर्रे हैं दोस्तों? कहता है दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग के बारे में चर्चा करते हैं। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा घाट, है ना। सेनकोट्टा घाट नहीं लिखा गया है, आगे लिखिएगा, ये सेनकोट्टा घाट भी आ जाएगा, आ गया है ना। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर मैप को देखते हैं। ये जो टेबल दिया गया उस टेबल को देखते हैं। थाल घाट में जो रेल लाइन है कहाँ कहाँ से गुजरा गया है दोस्तों? मुंबई, नागपुर और कोलकाता से। वहीं और सड़क मार्ग भी गुजरा है। भोर घाट मुंबई, पुणे, बेलगांव और चेन्नई, ये चार रूट है। कौन? भोर घाट का मुंबई, पुणे, बेलगांव और चेन्नई। और ये रेल मार्ग है और सड़क मार्ग भी दोनों है। ठीक है, तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सब जो घाट है दोस्तों सब आपका पश्चिमी घाट के ही दर्रे हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये क्रम भी पूछा जाता है। इसका क्रम किस प्रकार है दोस्तों? ये है आपका ये उत्तर से दक्षिण, यानी सबसे ऊपर में आपका थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट, सेनकोट्टा घाट। ये पहले क्रम भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्चिमी घाट के जो दर्रे हैं दोस्तों ये इसका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में सजाएं। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा घाट, ये सब की ऊंचाई को उतना ध्यान में नहीं रखने का है। ध्यान क्या रखना है दोस्तों कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है और कौन से मार्ग से गुजरता है। ये नासिक और मुंबई से गुजरती है। कौन? थाल घाट। थाल घाट नासिक और मुंबई के बीच के संपर्क को बढ़ाता है। यही थाल घाट के द्वारा कहाँ से कहाँ जा सकते हैं दोस्तों? नासिक से मुंबई जा सकते हैं। वहीं भोर घाट की बात करें तो मुंबई से पुणे जा सकते हैं। अब पाल घाट की बात करें तो कोयम्बटूर से कोचीन और सेनकोट्टा तिरुवनंतपुरम से मदुरई के बीच के संपर्क का मार्ग है। ठीक है, अगर हम दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी की बात करें दोस्तों तो नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी दोस्तों जो आपने देखा था एक पश्चिमी घाट है और एक आपका पूर्वी घाट है। ठीक है, तो ये जो दोनों के मिलन बिंदु है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु, इस बिंदु को, ये जो मिलन बिंदु है दोस्तों वो मिलन बिंदु किस पहाड़ी पर होती है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर ही होती है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु स्थित, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह किस पर्वत का उदाहरण है दोस्तों? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ये मुख्यतः चार्नोकाइट पत्थर से बना होता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों दोदा बेटा है, बहुत इंपोर्टेंट। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 2637 मीटर है। दोदा बेटा की ऊंचाई कितना दोस्तों? 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, वही यहाँ पर लिखता है यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड या ऊटी इसी पहाड़ी पर स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पर्यटक स्थल है ऊटी, है ना। उटकमंड या ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आपका ये नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 2627 मीटर है, जो देश की दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, वही हम दोस्तों पाल घाट की बात करें दोस्तों तो पाल घाट तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में स्थित है। यह पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। कौन? पाल घाट भी, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। पाल घाट जो आपने देखा था दोस्तों, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, तो जो पाल घाट का विस्तार है दोस्तों नीलगिरी पर्वत के पास ही है, नीलगिरी पहाड़ी के पास ही है। वही यहाँ पर लिखता है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पार थैलीकार्डियम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। इसके पार दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी के इस साइड देखेंगे, आगे अभी मैप दिखाएंगे, तो वहां पर कार्डेमम की पहाड़ियां हैं। इसे इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट का ही विस्तार माना जाता है। वहीं हम बात करें दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी दोस्तों, अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है अनईमुदी। क्या नाम है दोस्तों? अनईमुदी। इसी को कहीं कहीं पर अनाईमुदी भी कह देता है। ठीक है, अनाईमुदी भी कह देता है। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि हमारे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनईमुदी है। ये किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? अन्नामलाई पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों
2695 मीटर है। कितना दोस्तों? 2695 मीटर है। तो क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा नहीं, क्योंकि दोदा बेटा की ऊंचाई दोस्तों 2637 मीटर है, जबकि अनाईमुडी की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर है। अनाईमुडी 3 पहाड़ियों के केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। कौन कौन है दोस्तों? दक्षिण में आपका इलायची या कार्डेमम की पहाड़ी, उत्तर में अन्नामलाई की पहाड़ी और उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी। अगर आप मैप देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो ये देखिए अन्नामलाई हिल रेंज है। ठीक है, अन्नामलाई के दक्षिण में कह रहा है दोस्तों, दक्षिण में अनाईमुडी है, ये अनाईमुडी है। फिर आपका उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी की बात कर रहा है, यहाँ पालनी की पहाड़ी है। फिर यहाँ पर कार्डेमम की पहाड़ी है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखेंगे दोस्तों, जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। ये सब जो चर्चा हो रहा है दोस्तों, ये तमिलनाडु के क्षेत्र की बात की जा रही है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में कौन कौन है? कोडाईकनाल, ये तमिलनाडु की पालनी पहाड़ी में स्थित है। पालनी पहाड़ी अभी आप लोगों ने देखा कि पालनी की पहाड़ी यहाँ पर स्थित है, पालनी पहाड़ी। यहीं पर आपका कोडाईकनाल जो पर्यटक स्थल है आपका पालनी की पहाड़ी में ही स्थित है, तमिलनाडु में, वह यहाँ पर लिखा गया है। सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के सेलम में स्थित है। सेलम तमिलनाडु राज्य का एक जिला है दोस्तों, सेलम, जो लौह इस्पात केंद्र के लिए भी प्रसिद्ध है। और यहीं पर एक पहाड़ी पाई जाती है दोस्तों, सेवराय की पहाड़ी। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं भारत का पश्चिमी तट के बारे में। तो दोस्तों तट के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और लंबा लेक्चर हो जाती है तो परेशानी हो जाता है आपको देखने में भी। ठीक है, इसीलिए इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पश्चिमी तट, पूर्वी तट और अन्य फैक्ट के बारे में, पूर्वी घाट के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। और कल आपका भारत के भौतिक स्वरूप को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ प्रमुख बंदरगाह के बारे में चर्चा करेंगे, फिर द्वीपीय मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये लेक्चर को समाप्त कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूर्वी तट और पश्चिमी तट के साथ, और फिर द्वीपीय समूह के साथ। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।